अच्छा क्लास, लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो सका। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस पर चलते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम प्रोडक्ट के अंदर थे। ठीक है, प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है? प्रोडक्ट हमने पढ़ा, प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े। उसकी डिस्क्रिप्शन हमने देखी। कोर प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज हमने देखी थी। ठीक है, देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थ्योरी, बीसीजी की मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। इसमें हमने देखा था कि अगेन बताता चलूँ कि आपकी कंपनी के जो हैं डिफरेंट जो है कह सकते हैं ब्रांचेस एंड ऑल्सो जो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आपने एनालाइज करना है बीसीजी मैट्रिक्स उसके लिए। और आप देखते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ पे फॉल कर रहा है, कौन से कैश काउज हैं, कौन से स्टार्स हैं, कौन से क्वेश्चन मार्क हैं। क्वेश्चन मार्क्स को स्टार कैसे बनाना, और स्टार जो है इवेंचुअली आपके कैश काउज बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, प्राइस को कौन से प्राइसिंग है प्रोडक्ट के बाद कौन से ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्ट, कस्टमर एंड कंपटीटर। प्राइस रखते हुए कंपनी जो है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट स्टेज एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखें। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जिसमें क्वांटम प्राइसिंग है, इसका क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन सारे कर ले, मैं एक साथ ही फिर आंसर कर दूंगा। साइकोलॉजिकल बैरियर बट नॉट बियॉन्ड इट। ठीक है, कि आप जो साइकोलॉजिकली लोग पे करना चाहते हैं ये उससे रिलेटेड है। खैर मैं अभी दोबारा से इस पे आता हूँ। फिर हमने ये सारी प्राइसिंग की जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी थी, जिसमें क्वांटम है, डिफरेंशियल है, प्रीमियम प्राइसिंग है, इंटरमीडिएट प्राइसिंग है, मार्केट पेनिट्रेशन है, टारगेट प्राइसिंग है, गोइंग रेट प्राइसिंग है, कॉस्ट प्लस है, मार्केट स्किमिंग एंड प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन प्राइसिंग। ठीक है, क्लास ध्यान में रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि ये सारे प्राइसिंग मेथड हर कंपनी यूज़ करे। ये तो डिपेंड करता है उसका बिजनेस क्या है और उस बिजनेस से रिलेटेड कौन सी प्राइसिंग उसमें हो सकती है। ये आता है कि अगर आप क्वेश्चन की कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जैसा मैंने बताया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मैंने जैसे जिक्र किया कि मैन्युफैक्चरर्स जिनकी कॉस्ट आती है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड बनाते हैं, तो जो उस पर खर्चा आता है उस खर्चे को देख के एक प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल 10 रुपए आता है खर्चा उसके ऊपर और आप प्राइस उसकी सेट करते हैं 15 रुपीज़, तो ये आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है कि आपने खर्चे को बीच में रखते हुए जो कॉस्ट आई है फिर एक प्राइस सेट की है। ये मेथड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही है। ठीक है, ये रिटेलर के लिए कॉस्ट प्लस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं, यही मैन्युफैक्चरर कंपैटिटिव प्राइसिंग भी करेगा, टारगेट प्राइसिंग भी करेगा। फॉर एग्जांपल पंखा बनाने वाली कंपनीज हैं, फैन बनाते हैं, आजकल गर्मियां हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो जो एक फैन की प्राइस रखेंगे उसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो वो करेंगे कि कॉस्ट हमारी पूरी होगी है। लेकिन अगर उनका एक जेनेरिक है प्रोडक्ट एंड एवरेज पंखा जो है वो बना रहे हैं, तो वो साथ साथ कंपैटिटिव प्राइसिंग भी करेंगे, टारगेट प्राइसिंग भी करेंगे। वो प्राइस उसकी उस एवरेज फैन की इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते जो कंपैटिटर से बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें कोई एडिशनल वैल्यू नहीं दे रहे, हाईली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, कोई क्वालिटी उसकी इन्हांस नहीं है, इस वजह से वो कंपैटिटिव प्राइसिंग भी करेंगे। ठीक है, एक और मेथड आता है डिमांड प्राइसिंग, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैंने पहले बताया था लेकिन मैंने कट कर दिया,
फिर आप लोग कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक से क्या हो रहा है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। डिमांड प्राइसिंग भी है। अब जैसे कि गर्मियों में पंखे की जो है प्राइसेस हाई हैं, एसी की, एयर कंडीशन की प्राइसेस हाई हैं, सर्दियों में इनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो जो ही डिमांड बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, डिमांड प्राइसिंग भी करते हैं। तो एक फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट प्लस भी कर रही है, कंपेटिटिव भी कर रही है, और साथ साथ डिमांड प्राइसिंग भी कर रही है। जो डिमांड हाई होती है तो ये कंपनी उसकी प्राइस भी हाई कर देती है अपने प्रोडक्ट्स की। इसी तरह ही है जैसे गर्मियों में हीटर्स, आज आप हीटर लेने जाएं तो आपको सस्ते मिलेंगे, ठीक है। अब तो जापानीज हीटर आ गए, ब्लोअर जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि गर्मियों में सर्दियों में उनकी प्राइसेस हाई हो जाती है। तो ये मिक्सचर ऑफ प्राइसिंग मेथड्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने प्रमोशन देखा था कि कैसे आपने प्रमोट करना है, प्रमोशन मिक्सेस क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशनशिप है, स्पॉन्सरशिप है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। प्रमोशन के अनदर मेथड जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इंटरनेट के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं। उसके फायदे और नुकसान देखे थे हमने। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मैस मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मीडिया, रिप्लेस, ठीक है। इंटरमीडियरीज जो आपके प्रोडक्ट को सेल करती हैं, जैसे भी मैंने पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में 10 रुपए की कॉस्ट आई और 15 रुपए प्राइस रखी है, तो उसके बीच में आपके होलसेलर्स का भी मार्जिन है और फिर रिटेलर का भी है, ठीक है। लेकिन प्लेस कहाँ पे आपके रिटेलर्स हैं, कहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, लाइक इंटरनेट, उसके थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये 4 पीस यहाँ पे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की डेफिनेशन हमने देखी, इट्स अ नेम, सिंबल, टर्म, मार्क और डिज़ाइन, ठीक है। ब्रांड एक्विटी क्या है? इज द प्रीमियम दैट कस्टमर आर प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ ब्रांड टू कंपेयर टू द सिमिलर जेनेरिक प्रोडक्ट। वो प्राइस, वो मनी जो पे करते हैं और जो एक ब्रांड को लेने में कंटिन्यूस उसने लाइफ टाइम के अंदर बाय किया है, दैट इज अ ब्रांड इक्विटी, ठीक है। और ये उसकी वर्थ है। करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए और प्रोडक्ट और फीचर्स भी डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्ट और फीचर्स जो है, प्रोडक्ट फीचर्स जो डिस्टिंक्टिव है वो हमने डिफरेंशिएशन में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है, इसी चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन पढ़ी है। ब्रांड स्ट्रेटजीज देखिए, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स, को ब्रांड्स, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट कल का टॉपिक था जो नया ऐड हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, दैट्स इट। ये सारा जो है हमारा कल का था। एक तो रिवीजन भी होगी और कल क्वेश्चंस नहीं पूछ सके, नाउ आई विल टेक क्वेश्चन। अच्छा जी, दो हैं, एक ऑगमेंट क्वांटम प्राइसिंग और सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ऑगमेंटेड पहले है, मैं उस पर चला जाता हूँ, फिर क्वांटम है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो प्रोडक्ट की उसने डिफरेंट लेवल्स दिए, ठीक है। मैं इसे कहूँ लेयर्स हो गई, लेवल्स हो गई, टाइप्स हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट लेवल हैं। आई बिलीव अगर आपको कोर कस्टमर वैल्यू कोर प्रोडक्ट का पता है और एक्चुअल का है तो ऑगमेंटेड शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बट लेट्स आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एग्जांपल दी थी मैंने मोबाइल फ़ोन की, कि मोबाइल फ़ोन का मकसद क्या है, आपकी कॉल कनेक्ट हो, आप बात कर सकें, आप मैसेज भेज सकें, मैसेज रिसीव कर सकें, कॉल कर सकें और कॉल रिसीव कर सकें। ये क्या है? दैट्स अ कोर प्रोडक्ट, कोर कस्टमर वैल्यू जो सेंटर के अंदर आ रही है, कि उस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। उसी मैंने कहा था गाड़ी है, गाड़ी का मकसद क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। वो कहाँ पे आएगी? वो कोर कस्टमर वैल्यू के अंदर आएगी। अब सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेवल है, एक्चुअल प्रोडक्ट। मोबाइल फोन की एग्जांपल लें तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है?
जो टेंजिबल, जिसको आप टच कर रहे हैं, जो चीज आपके हाथ में है, हाथ में है आपके, तो वो सैमसंग है या एप्पल है, दैट्स एक्चुअल प्रोडक्ट और ये उसके ब्रांड नेम है, ठीक है। एक्चुअल टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसका बॉक्स आपने शॉप के अंदर पकड़ा हुआ है, द मोबाइल फोन जिसको आप चेक कर रहे हैं, दैट इज अ एक्चुअल प्रोडक्ट। क्वालिटी लेवल उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका ब्रांड नेम इट रिफ्लेक्ट करता है उसकी क्वालिटी को। जैसे हम एप्पल और क्यू मोबाइल का जो है हम वो कंपैरिजन करें तो वी कम टू नो क्लियरली कि क्यू की क्या क्वालिटी है और एप्पल की क्वालिटी क्या है। सो दैट्स हाउ यू कैन जज द क्वालिटी। या लोगों के फीडबैक से है या प्रोडक्ट को इटसेल्फ देख के आप देख सकते हैं कि हाँ इट लुक्स लाइक अ गुड क्वालिटी, ठीक है। आप टॉयज लेते हैं, आप कोई और एक्सेसरी लेते हैं तो आपको देख के पता लग जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। पैकेजिंग, वो मोबाइल फोन उसकी पैकेजिंग कैसी है, ठीक है, कैसे पैक हुआ हुआ है बॉक्स के अंदर, जाहिर है वो एक बॉक्स के अंदर ही होगा। इसी तरह आप टॉय लेते हैं तो बॉक्स के अंदर होता है। डिज़ाइन, उसका फिजिकल डिज़ाइन क्या है। समटाइम बॉक्स के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं और समटाइम डमीज होती हैं मोबाइल कंपनीज के पास कि ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं नोट 10 है, 9 है, ये इसकी डमी है, इसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। बॉक्स ओपन नहीं करने देते समटाइम, ठीक है। तो दैट्स अ डिज़ाइन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द कार, तो BMW का डिफरेंट डिज़ाइन है, रोल्स रॉयस का डिफरेंट है, फेरारी का डिफरेंट है, होंडा का डिफरेंट है, टोयोटा का डिफरेंट है, मेहरान का डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारे उसके क्या हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड, जो टेंजिबल टचेबल जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो रियल प्रोडक्ट है। एंड फीचर्स, फीचर्स ऑफ द कार एंड फीचर ऑफ द मोबाइल, दैट्स इट। अब इस प्रोडक्ट के साथ आपको सर्विसेज क्या मिलती हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल लें तो होंडा कहता है कि 3 सर्विसेज आपको होंडा के ऑथराइज्ड वर्कशॉप पे जाएं, ये कार्ड दिखाएं तो 3 सर्विसेज आपको मुफ्त में मिलेंगी, ठीक है। 3 दफा आप ट्यूनिंग करवा सकते हैं। इसी तरह गाड़ियों का भी है। तो दैट्स आफ्टर सेल सर्विसेज। वॉशिंग मशीन की अगर हम देख लें या एसी की देख लें तो कोर प्रोडक्ट एसी का क्या है, कोर कस्टमर वैल्यू ठंडक पहुंचाना। वॉशिंग मशीन का क्या है, कपड़े धोना। एक्चुअल प्रोडक्ट इटसेल्फ वॉशिंग मशीन, उसका ब्रांड नेम, क्वालिटी, पैकेजिंग, डिज़ाइन और उसकी फीचर। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देख लें तो जैसे होंडा मोटरसाइकिल की मैंने बात की, मोबाइल फ़ोन की है तो समटाइम उसके अंदर भी मोबाइल फ़ोन्स में वो देते हैं कि 1 साल तक आप फ्री सर्विस करवा सकते हैं, स्पेयर पार्ट नहीं बल्कि सर्विस। अगर आपने उसको देख सर्विसेज आप ले सकते हैं। वारंटी क्या है, 1 साल की वारंटी है। प्रोडक्ट सपोर्ट, ऑथराइज्ड उनके रिपेयर वर्कशॉप्स होती हैं जिन पे आप जाके इसको रिपेयर करवा सकते हैं। डिलीवरी, मोबाइल फ़ोन तो आप जाके खुद से ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन सम टाइम वो डिलीवरी देते हैं। एयर कंडीशन आप लें तो डिलीवरी आपको दे के इवन इंस्टॉल करके भी देते हैं। तो जो इंस्टॉल करके देना वो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आता है। डिलीवरी एंड क्रेडिट, घर तक पहुंचाना, और अगर क्रेडिट के ऊपर उधार पे जिसे हम कहते हैं वो दे रहे हैं तो वो सारे उस प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो ये एक एवरेज और एक टिपिकल प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया है। लाजमी नहीं है सारी चीज़ें हर प्रोडक्ट दे रहा हो सकता है बाज़ के अंदर कोई आफ्टर सेल सर्विस ना हो। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि इसकी वारंटी है, आप अभी चेक करें, लेके जाएं, चाहे वो चीज़ 5,000 की हो, 6,000 की हो, 10,000 की हो, कहते हैं उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो आफ्टर सेल सर्विस कोई भी नहीं दे रहे, डिलीवरी भी नहीं दे रहे। वारंटी इज अ चेक वारंटी ऑलरेडी, जस्ट सिंपल। एंड प्रोडक्ट सपोर्ट कोई नहीं है। तो ये एक एवरेज उन्होंने बताई है, नॉट रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। तो इसको आप अगर समझें भी तो एज ए होल ओवरऑल इन जर्नल जो एक प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कोर प्रोडक्ट देख लें, इसमें एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, द नीड दैट इज बीइंग फुलफिल्ड। असल तो नीड, वॉशिंग मशीन से नीड क्या है, कपड़े धोना। एयर कंडीशन से क्या है कि ठंडी हवा दे। गाड़ी से क्या है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन से क्या है, कम्युनिकेट करना। एक्चुअल जैसा मैंने बताया, द टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल सर्विसेज
सर्विसेज ऑल आर ऑलवेज इनटेंजिबल, यू कैन नॉट। इंटरनेट की सर्विसेज अभी हम यूज कर रहे हैं और हम कनेक्टेड हैं वाया जूम और क्लास हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो सर्विस ले रहे हैं जिसको हम टच नहीं कर सक रहे, वी कैन नॉट टच इंटरनेट। ठीक है, अगर आप एयरलाइन में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको जब घर जाएं तो वापस आपको जहाज साथ नहीं देते थे, बल्कि क्या है, वो कम्यूट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वी कैन नॉट टच देम। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, वो टेंजिबल है। एंड लास्ट ऑगमेंटेड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड वारंटी, वही जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। एजाज, काफ़ी देर से मैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ही बता रहा हूँ। प्रोडक्ट 933 पे मधिया का क्वेश्चन था। अच्छा, दोनों क्वेश्चन मधिया के ही हैं, और उस वक्त से जो है वो रिवाइज करके मैंने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ही बताया है, और अभी मैं उसी से रिलेटेड ही एक्सप्लेन कर रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि इट्स नॉट नेसेसरली, ये एक आप एक एवरेज, एक इन जर्नल किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट लेवल्स देख सकते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं पिछले 5-7 मिनट से 10 मिनट से इसी को समझाया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है क्वांटम प्राइसेस। प्राइसिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, इसमें कॉस्ट प्लस है, डिमांड है, हमने कंपैटिटिव प्राइसिंग देखी, यानी कि टारगेट प्राइसिंग। प्राइस टू सेट अप अ साइकोलॉजिकल बैरियर बट नॉट बियॉन्ड इट। ठीक है, नफसियाती तौर पे लोग जिस प्रोडक्ट के प्राइस पे करना चाहते हैं उसको पे करते हैं। ठीक है, और उनका माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, एक नॉन ब्रांडेड है जिसको कोई भी नहीं जानता, एक अगर गारमेंट्स आप लेंगे तो वो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा ये इतना महंगा नहीं होगा, और वो उससे कहेंगे कि 5-6 हज़ार का नहीं होगा। लेकिन जब आप एक जे डॉट की बात करते हैं और एक ब्रांड के अंदर, एक स्टोर के अंदर खड़े होते हैं, और उस पर जे डॉट का टैग लगा हुआ है, और अगर कोई आपको बताए ये 6,000 का कुर्ता शलवार लिया है, तो साइकोलॉजिकली आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यस जे डॉट का है तो हो सकता है, क्योंकि दैट्स अ ब्रांड नेम। ठीक है, तो जो एक साइकोलॉजिकली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, और वो आप मेजर करते हैं आप अपने ब्रांड की वर्थ से, कि क्या हमारे ब्रांड के जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, या जो हमारा कंपनी का नाम है, उसमें कस्टमर इतनी प्राइस पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लोगों की साइकी को देखते हुए आप अपनी प्राइस सेट करते हो, दैट इज अ क्वांटम प्राइसिंग। ठीक है, आई आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज जो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 12 है, इट्स अ स्मॉल चैप्टर जो कि आज फिनिश हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक आखिरी रहता है, इट्स अ फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन ये आपकी बुक से है, चैप्टर नंबर 12, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अगर मैं कहूँ 365 पेज से स्टार्ट हो रहा है, बुक के 365 पेज से ये स्टार्ट हो रहा है। क्लास जस्ट 1 मिनट होल्ड रखिएगा प्लीज।
अच्छा क्लास चैप्टर नंबर 12 है फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इसकी अगर हम आउटलाइन देखें चैप्टर की, इट्स स्मॉल इंटरनल मार्केटिंग क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल मार्केटिंग क्या है, और मार्केटिंग इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक चैरिटीज एंड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले चैप्टर के शुरू में ऑथर ने डिफाइन किया हुआ है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में फ़र्क क्या है। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर देख चुके हैं कि क्या फ़र्क है। जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है मैं समझा चुका था चैप्टर नंबर 12 के अंदर। उसमें यह है कि जो एक बिजनेस को सेल करते हैं कुछ रॉ मटेरियल दूसरे बिजनेस वाला, यानी कि एक सप्लायर है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, लाइक गाड़ियाँ बनाने हैं तो गाड़ियाँ बनाने के सप्लाई जो है वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो सेल करता है। लाइक अगर मैं कहूँ रिम ही सेल करता है, टायर के रिम जो है, तो वो अगर टोयोटा को या होंडा को सेल कर रहा है तो टोयोटा का और उस सप्लायर का रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे गाड़ी टोयोटा की होती है, टायर ब्रिजस्टोन का या जनरल के टायर लगे होते हैं, तो जो जनरल इज अ कंपनी, ब्रिजस्टोन इज अ कंपनी जो टायर बनाती है, दुनिया के अच्छे टायर बनाती हैं, उनका और टोयोटा कंपनी का क्या रिलेशन है, दैट्स अ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। अगर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की बात करें तो that's really surely targeting goods and services at business that will use the product to produce the goods and services that they produce for sales। ठीक है, सिंपल लफ्जों में वो उनको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे आगे वो फिनिश गुड बनाते हैं और फिनिश गुड बना के वो आगे सेल करते हैं। सिंपल रॉ मटेरियल टोयोटा कंपनी मल्टीपल सप्लायर से लेगी। टोयोटा पाकिस्तान, इवन टोयोटा कराची वाले जो हैं वो ऑलमोस्ट 250 से 300 डिफरेंट सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो जो उनका सप्लायर से टोयोटा का रिलेशनशिप है वो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है। फिर बाय डेफिनेशन इसमें वो कहते हैं ताकि जिससे वो अपने फिनिश गुड बनाते हैं और फिर उसको आगे फर्दर वो सेल करते हैं। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, ठीक है, जो मैं और आप जाके अपने पर्सनल या फैमिली यूज के लिए कोई चीज लेते हैं वो रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप जाते हैं कंज्यूम करने के लिए, घर की ग्रोसरी लेते हैं, मिल्क लेते हैं ओल्पर्स या नेस्ले का, तो आपका और उस शॉप का क्या है रिलेशनशिप, बिजनेस टू कंज्यूमर है। आप जाते हैं शोरूम से और शोरूम से जाके गाड़ी लेते हैं तो उस शोरूम का और आपका क्या रिलेशनशिप है, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि अब आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब वॉशिंग मशीन लेते हैं, वॉशिंग मशीन हायर की है, हायर वॉशिंग मशीन बनने में मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं जो कि हायर वाले भी किसी और कंपनी से लेते हैं, तो उस कंपनी का और हायर का क्या रिलेशनशिप है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन आप वॉशिंग मशीन जाके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ले लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप उस शॉप से आपका क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप का। ये हम देख चुके थे। फीचर ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, इसकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है। डिराइव डिमांड, देखिए बिजनेस की डिमांड जो है उसी वक्त डिराइव होती है जब कंज्यूमर की डिमांड होती है। अगर फोर्स फोर्स जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर बाकी अदर फैक्टर्स भी आते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन भी आती है। पाकिस्तान के अंदर अगर मोबाइल फोन्स की डिमांड ज़्यादा है, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है, तो लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन्स बाय करेंगे। इसी तरह गाड़ियां बाय करेंगे। पीछे हमने सुना था, आई डोंट नो करंट क्या स्टेट है, 3-4 महीने पहले की बात है, 6 महीने की, कि टोयोटा ने जो प्रोडक्शन प्लांट है वो बंद कर दिया था। क्यों कि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, डॉलर का रेट बहुत हाई था जिससे उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उन्हें अपना प्लांट बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डिमांड जब इकोनॉमिकल कंडीशन गुड होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, जब इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं होगी तो ये फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी जो है वो मैटर करते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इज डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर डिमांड, जो कि मैंने सारा भी आपको समझा दिया कि कंज्यूमर की जब डिमांड होगी
तो उसी लिहाज से प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई होगी, ठीक है। फ्यूअर बायर्स, कुछ बायर्स होते हैं, ऑलपर्स मिल्क बेचता है या नेस्ले बेचता है तो उसके पास पूरा पाकिस्तान है जहाँ पे वो सेल कर रहा है। अर्बन एरियाज भी हैं एंड रूरल एरियाज भी हैं। तो जब बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो कस्टमर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर्स क्या है, ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि बायर्स कम हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ बायर्स फॉर एन इंडस्ट्रियल गुड्स इज जनरली स्मॉलर देन द एज ऑफ ए कंज्यूमर गुड, ठीक है। सम ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि एक कंपनी सिर्फ रॉ मटेरियल बना रही है और उसका एक कस्टमर एक, और हो सकता है मार्केट के अंदर 2-3 प्लेयर हों जो कि उसका फिनिश गुड बनाते हों। तो वो उसका जो अगर बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है तो कहते हैं मैं जो रॉ मटेरियल बनाता हूँ उसके अंदर मेरा जो कस्टमर है वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज अ लार्ज कस्टमर जो कि मेरी डिमांड को फुलफिल करता है और मेरी कैपेसिटी भी इससे ज़्यादा बनाने की नहीं है। तो मेरे बिजनेस के अंदर जो है वो बायर सिर्फ एक ही है। तो समटाइम एक है, दो है, तीन है, चार है, इससे ज़्यादा बायर्स नहीं होते जब आप बिजनेस टू बिजनेस कोई रॉ मटेरियल बना रहे होते हैं या कोई स्पेयर बना रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है उसकी अगेन परचेजिंग पावर हाई हो सकती है, ठीक है। कंज्यूमर जैसे हम जाके जाएंगे, एक मिल्क का पैक ले लेंगे, एक कॉटन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑलपर्स वाले जिन डेयरी फार्म से मिल्क ले रहे हैं वो मनों के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। लीटर्स में अगर हम कहेंगे तो हो सकता है कि 900 लीटर्स तक जो है वो ले रहे हों। ऐसा है भी, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट इंटरव्यू लिया और कुछ मुल्तान के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने जाके मुल्तान में एक जैदी डेयरीज वाले उनका इंटरव्यू लिया। जैदी डेयरीज वाले जो हैं वो नेस्ले के सप्लायर थे मिल्क के, तो वो एक टाइम का 900 लीटर्स जो है वो नेस्ले को मिल्क प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो जब उसका रिलेशनशिप है तो इट्स नॉट वी आर बाइंग वन कॉटन, एक कॉटन में 12 लीटर आते हैं, 2 कॉटन, दे आर सेलिंग 900 लीटर टू द नेस्ले ऑफ वन टाइम, मॉर्निंग में 900 लीटर और इवनिंग के अंदर भी 900 लीटर, ठीक है। तो ये वो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं जिसके अंदर हाई परचेजिंग पावर होती है बिजनेसेस की, ठीक है। इसी तरह ऑलपर्स भी जो अपने सप्लायर से लेता होगा ऑलमोस्ट 900, 1000, 1200 लीटर्स की जो है वो परचेजिंग करते होंगे, ठीक है। दैट वाज द टाइम 2013 की बात है जब वो बाय कर रहे थे। अब तो हो सकता है वो नेस्ले को इससे ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ये बहुत ज़रूरी है। कॉटलर की बुक के अंदर वो कहता है, जैसे मैंने टोयोटा का पहले भी एग्जांपल दी थी कि टोयोटा जो है यूएसए के अंदर सबसे पहले नंबर पे है। रीज़न क्या है, उसके सप्लायर से क्लोज रिलेशनशिप है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कंपनीज अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये लिखती हैं कि वी वांट टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाई, और दैट्स व्हाई कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ग्रो करेगी। एंड श्योरली उनकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, टोयोटा की मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वी वांट टू अचीव सप्लायर सेटिस्फेक्शन, कि सप्लायर हमारा सेटिस्फाई होगा तो हमारी गाड़ी जो है और जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाले होंगे। इसके लिए वो बड़ी क्लोज लाइजनिंग करता है, क्लोज रिलेशनशिप है उसके सप्लायर से। और सेम कॉटलर ने टोयोटा कराची की बात की है कि वो भी अपने सप्लायर से मिलके काम करता है। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी अक्सर ये साइकी होती है कि वो बुलिंग करते हैं अपने सप्लायर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों में चीज़ उनसे वो बाय करनी होती है। तो बुलिंग इस लिहाज से करते हैं कि हाँ भी देनी है तो आप इस रेट पे दो, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम किसी और से ले लेंगे। अब उस रेट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी जो सप्लायर है वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाता है। लेकिन जो गुड कंपनीज हैं दे डोंट बुली देयर सप्लायर्स, वो सप्लायर को बुली नहीं करती, वो उनके साथ मिल के काम करती हैं, ठीक है। और
अगर फॉर सपोज वो कंपनी कहती है मैं आपको 10 रुपए की ये चीज़ देता हूँ, तो वो कहेंगे नहीं, आप बेशक ये 12 रुपए की दो या 11 रुपए की दो, लेकिन हमें इसकी क्वालिटी चाहिए, आपने अच्छी क्वालिटी वाली देनी है। इसका फायदा कंपनी को ही होता है, जो स्पेयर पार्ट वो कंपनी अपनी गाड़ी के अंदर लगाती है, और जब वो दिन की सैकड़ों गाड़ियां बनाती हैं और जब मार्केट में जाती हैं, तो मार्केट में जाके प्रॉब्लम ना हो उन सैकड़ों गाड़ियों के अंदर, ताकि वो कंपनी को लॉन्ग रन में नुकसान ना हो। क्योंकि सैकड़ों कस्टमर जब कंप्लेन करेंगे उस प्रोडक्ट का, जो उसकी प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होके गया है, तो फिर उनको इशू आएगा। इसके लिए अगर आपको मैं बताता चलूं कि एक यूरोप के अंदर स्निकर्स की चॉकलेट के अंदर से एक प्लास्टिक का टुकड़ा, छोटा सा स्मॉल पीस निकल आया था। तो जो उस फैक्ट्री से यूरोप की कोई 8-10 कंट्रीज के अंदर वो स्निकर चॉकलेट गई थी, तो जो उस फैक्ट्री से उस वक्त के अंदर जो बनी थी जितनी भी चॉकलेट्स, वो उन्होंने सुपर स्टोर से, मार्केट से सारी उठा ली थी, और कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ था, और वो सारी चॉकलेट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी, खत्म की थी। इसी तरह अगर नोट 7 का आपको पता हो, सैमसंग का जो नोट 7 है, इसका ये इशू हुआ था कि इसकी बैटरी जो है इन्होंने नई डाली थी, और बैटरी का ये था कि बैटरी लॉन्ग आवर्स देगी, एक दिन से ज्यादा चलेगी, और ये बैटरी भी उन्होंने एक सप्लायर से ली थी। वेल टेस्टेड एंड ट्राइड तो होगी, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि सैमसंग के नोट 7 के अंदर जो है बैटरी बर्स्ट कर जाती थी, जल जाती थी। पहला केस आया यूरोप की किसी कंट्री के अंदर, सैमसंग ने इसको सीरियस नहीं लिया, और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी आई। सेकंड केस ब्राजील के अंदर आया, तो सैमसंग ने वहां पे उस टाइम फिर ये ऑफर कर दी कि जो लोग वापस करना चाहें वापस कर सकते हैं, ये नोट 7 ये अपना मोबाइल चेंज करके दूसरा नोट 7 लेना चाहें वो ले सकते हैं। और तीसरी ये है कि इसी वर्थ की जो मनी के जो इन्होंने बाय किया, फॉर सपोज 50,000 रुपीज का बाय किया है, तो अगर सैमसंग का वही नोट 7 नहीं लेना चाहते, कोई और चीज सैमसंग की लेना चाहते हैं, तो उतने पैसों की वो चीजें वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ऑप्शन दी कि वो ये नोट 7 वापस करके अपने पैसे भी ले सकते हैं। फिर क्या हुआ कि एक और केस आया इसी से रिलेटेड, ठीक है। फिर सैमसंग को पूरी दुनिया से अपने नोट 7 उठाने पड़े कि नहीं, ये प्रॉब्लम जो है वो अब तीसरे कस्टमर के अंदर आया, कंपनी का बैड नेम भी है। कैन यू इमेजिन 2.5 मिलियन, 25 लाख नोट 7 सैमसंग ने पूरी दुनिया से उठाए। और उस टाइम ये इसका आईफोन 7 आया हुआ था, और आईफोन 7 ने खुल के सेल की। ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, मौजूद है ऑनलाइन, आप इसको व्यू कर सकते हैं। एट दैट टाइम जो है वो कंपैटिटर को एज मिल जाता है अगर आप सप्लायर से सही करके। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। जब सप्लायर से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते और आप उसको बुली करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे। जब कॉस्ट को रिड्यूस करेगा तो एक वक्त आएगा कि वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा। तो ये टोयोटा का कॉटलर की बुक के अंदर लिखा हुआ है, दे डोंट बुली देयर कस्टमर। अच्छा, क्लोज रिलेशनशिप की और क्या बात है कि टोयोटा काम करता है अपने सप्लायर से साथ मिल के, ट्रेन करता है, उनके बंदों की ट्रेनिंग करता है, ठीक है। उनके बंदों की, उनकी जो कंपनी है, कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को, उनकी एचआर को, उनकी मशीनरी को, उनकी प्रोडक्शन को, सारी चीज़ों को, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको देखता है। और अगर उनके पास नहीं है कैपेबिलिटी तो वो उनको एनहांस करता है, नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करके देता है। ऐसा बिल्कुल है। मेरा एक दोस्त है, वो कराची के अंदर एक टॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम करता था, और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 की बात है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है। तो वॉलमार्ट के पूरे एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया कि आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
तो कहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर इतनी चेंजेस आई, हमारी सैलरीज इंक्रीज होगी, 2-3 टाइम्स इंक्रीज होगी। एट दैट टाइम 9,000 ले रहा था, कहते हैं 30,000 तक सैलरी होगी। और जो कंपनी के अंदर हमने बाज ऐसी चीज़ें जो कभी देखी नहीं थी, जिसमें हाई विजिबिलिटी जैकेट्स आ गई, बूट्स आ गए, हेलमेट्स आ गए, वो पहनना शुरू हो गए। हमारे सारा इंटीरियर जो है चेंज हुआ, पेंट हुआ, नई मशीनरी आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी ने इन प्लेस की। और फिर उसके बाद टॉवल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वॉलमार्ट नहीं चाहता कि एक ऐसी कंपनी से टॉवल बन के आए जहाँ पे एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशन सही ना हो। और जब अगर वर्किंग कंडीशन सही ना हो तो फिर वो प्रोडक्ट भी सही नहीं डेवलप होगा, जिसकी वजह से जब वॉलमार्ट के शेल्फ के ऊपर वो प्रोडक्ट पड़ा और कस्टमर घर लेके जाता है और उसके बाद उसमें उसको प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर वो वॉलमार्ट का एक बैड नेम है। सो देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स है। टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी के ऊपर आ जाए, ठीक है। टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी होती है समटाइम ये कंपनी एक स्पेयर प्रोवाइड कर रही है और एक स्पेयर होंडा उसको डिफरेंट डिजाइन में और स्टाइल में मांग रहा है और टोयोटा डिफरेंट डिजाइन एंड स्टाइल के अंदर मांग रहा है। तो ये इश्यूज के अंदर आ सकते हैं कि टेक्निकली उनको डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमाइज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। जैसे कैनन का मैंने बताया था कि कैनन कैटरेज बनाता है, दुनिया की बेस्ट कैटरेज बनाता है, वो अपने प्रिंटर्स में भी यूज करता है और कंपैटिटर्स को भी देता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको आपने कस्टमाइज करना होता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस की होती है वैसे आपको जो है उसके अंदर से उसको चेंज करना पड़ता है। फर्दर फीचर्स ही हैं सर्विसेज मार्केटिंग, ठीक है। सर्विसेज में भी बॉट, इसके अंदर वो कहता है कि आप सर्विसेज लेते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को या अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो बेहतर कर सकें। एग्जांपल दी हुई है कोरियर सर्विस की। आप देख लें कि आजकल तो जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं तो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन वो आउटसोर्स कर रही हैं कोरियर सर्विसेज को। टीसीएस को दे रही हैं, लेपर्ड्स को दे रही हैं, ठीक है, डीएचएल को दे रही हैं, ओसीएस वाले हैं। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं सर्विसेज मार्केटिंग कि ये फर्दर जो है कंपनीज को आउटसोर्स कर रही हैं और उनके उनसे रिलेशनशिप है और उनके प्रोडक्ट को वो आगे एंड यूजर्स तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस कंपनी का दराज का उस कोरियर कंपनी से क्या रिलेशनशिप है, उसका बिजनेस टू बिजनेस है। एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात की है। यस, अगर दुनिया के अंदर कंसल्टेंसी फर्म्स देख लें जिसमें मैकेंजी है, अर्नेस्ट एंड यंग है, डेलॉयट है, एक्सेंचर है, ठीक है, बैन एंड कंपनी है, ये सारी कंपनीज बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो कंसल्ट करती हैं। एंड कैन यू इमेजिन इनके क्लाइंट्स कौन है? इनके क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ठीक है, सिस्को है। तो ये बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं जिनको वो इवन कंसल्ट करती हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे सही करना है। एक्सेंचर का एक केस था कंसल्टेंसी फर्म का जो कि ईबे को ये गाइड कर रहा था कि उसने कस्टमर ऑर्डर सिस्टम को कैसे रिफाइन करना और इनोवेट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्ट मार्केटिंग। द डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल वर्क्स फॉर बोथ B2B एंड B2C, ठीक है, एप्लीकेशंस। B2B और B2C भी मैं इसमें एग्जांपल डेल की दी है, डेल का शायद मैंने पहले जिक्र किया हो। देखिए आज अगर आप देख लें तो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर हर तरफ डेल का ही कंप्यूटर है, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, आप हर तरफ आप डेल को देखेंगे। और डेल का अगर आपको बताता चलूँ, डेल की सक्सेस ये है क्योंकि आज से 15, 16, 17 साल पहले आपको आईबीएम के कंप्यूटर मिलते थे, आपको कॉम्पैक के मिलते थे, एसर के मिलते थे, दे वर वेरी पॉपुलर। आईबीएम सबसे पॉपुलर था, कॉम्पैक के एसर। लेकिन हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आज दुनिया के अंदर भी डेल छाया हुआ है, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट्स के अंदर 90-95% डेल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप सिस्टम्स पड़े हुए होते हैं।
वी कैन जज और गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्यों है? डेल का बिजनेस मॉडल बड़ा चेंज है। डेल का बिजनेस मॉडल ये है कि डेल डायरेक्टली सेल करता है बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी। डेल के बारे में अगर बताता चलूं तो ट्रेडिशनल पीसी हैं जिसमें कॉम्पैक्ट, आईबीएम, एसर है, ये 38 to 40% मार्जिन कमाते हैं। डेल सिर्फ 19 to 20% मार्जिन कमाता है, कस्टमर से चार्ज करता है। डेल बचत कहाँ से करता है? ये जो मार्केट इंटरमीडियरीज है ना, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स आते हैं, ये वो उसने नहीं रखे हुए और डेल डायरेक्ट सेल करता है अपने कस्टमर को। अब कस्टमर के अंदर यहाँ पे B2B और B2C का फर्क क्या है कि डेल डायरेक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी डील करता है। यानी कि अगर डेल ने आईसीएमए को सिस्टम सेल करना है तो डेल खुद से डील करेगा, डायरेक्ट कंपनी डील करेगी। आईसीएमए इज अ कॉर्पोरेट क्लाइंट। आईसीएमए और जो डेल का रिलेशनशिप होगा वो बिजनेस टू बिजनेस होगा। आईसीएमए ने हो सकता है 1000-1500 कंप्यूटर बाय करने हो, लेकिन अगर मैंने डेल से बाय करना है तो डेल मुझे भी डायरेक्टली डील करेगा और डेल से मैंने सिर्फ क्या करना है, एक कंप्यूटर बाय करना है या एक लैपटॉप बाय करना है। तो डेल इज यूजिंग बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर चैनल और डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है। डेल दुनिया के अंदर जो छा गया उसकी रीजन यही है कि डेल जो है वो इंटरमीडियरीज के जो कमीशन है, मार्जिन है, वो बचा रहा है, क्योंकि उसके होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स नहीं है, ये चैनल नहीं है। और डेल डायरेक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी और इंडिविजुअल्स को भी डायरेक्ट खुद से डील कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है, यहाँ पे इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है, रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्डरिंग फ्रॉम होम टू अ लार्ज कॉर्पोरेशन सच एज बार्कलेज बैंक। बार्कले बर्तानिया का बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, वो कहता है अगर बैंक को भी बेचना है तो डायरेक्ट डेल बेच रहा है, और घर के अंदर किसी ने यूज करना है तो डेल उसको भी डायरेक्ट बेच रहा है। ठीक है, तो ये चैनल बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, ऑल दो डेल जब शुरू में ये चैनल स्टार्ट कर रहा था तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने कहा था ये एक फेलियर होगा, लेकिन डेल ने जो है उसको एक बड़ा सक्सेस बनाया। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर जो लास्ट है इंटरेक्टिव मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन, internet and email can also be used in the context of business to business marketing. Business to business, अगर आप alibaba.com पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप में, एक मिनट क्लास खोल रखिएगा। अच्छा जी, ये वेबसाइट अलीबाबा की आपके पास डायरेक्ट आ गई है। ठीक है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग हम देख रहे थे, और उसी के अंदर हमने बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर की बात करें। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये अलीबाबा, एक अली एक्सप्रेस है और एक अलीबाबा है। ऑनलाइन ये पूरी दुनिया के अंदर अपने जो हैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपको बताता चलूं, अमेज़न के ऊपर सबसे बड़े जो सप्लायर है, जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो उन फैक्ट्रीज के, उन कंपनीज के हो रहे हैं जो कि alibaba.com के ऊपर हैं। ये जो जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पे जो सेल कर रही हैं, वो बल्क के अंदर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक और जो लेटेस्ट चैनल है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो
सेल कर रहे हैं और आगे से अमेजोन के ऊपर जितने भी स्टोर्स हैं, स्टोर्स इन्हीं से बाय करते हैं, अलीबाबा से। कैसे, इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देख लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनक है, $4.5 से लेकर $8.50 तक है, $4.5 से लेकर $8.5 के अंदर ये आएगी। लेकिन आप कितना ऑर्डर कर सकते हैं? 100 सेट्स, इससे कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मिनिमम एटलीस्ट जो है वो 100 पीस ऑर्डर करने होंगे, तो तब ये आपको मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये रिलेशनशिप क्या है? बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे कि कुछ 1 पीस के भी हैं, लेकिन उसके लिहाज से उनकी प्राइस भी हाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कुछ फर्दर हैं, आप इसको देख सकते हैं, $13 से $25 तक है। ठीक है, लेकिन 200 पीसेस का ऑर्डर होंगे, इससे कम आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये जो अली बाबा है, ये सारी डील करती है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप का। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो इसी से रिलेटेड था कि जब आप यूज़ करते हैं
अच्छा क्लास नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप जो है इंटरेक्टिव मार्केटिंग यानी मार्केटिंग आपको बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो समझ आ गई होगी कि नाउ दिस इज द टूल जो काफ़ी अरसे से यूज हो रहा है। 1994 में इसको लॉन्च किया था चाइना के अंदर और अब ये ग्लोबल सोर्सिंग कंपनी बन गई है। ग्लोबली जो है वो अमेरिका में कंपनी सोर्स करती हैं अलीबाबा से। बिजनेस टू बिजनेस खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने बिजनेस टू बिजनेस की, हमने बिजनेस टू बिजनेस की मार्केटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इसको देखा। ठीक है कि क्या वेरियस कॉन्टेक्स्ट हैं। अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा ब्रेक हो आवाज के अंदर, लेकिन ठीक होगी। काशिफ अली बाबा ये चाइना का है और जैकमा इसका जो है वो फाउंडर है और चाइना के अंदर मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना। और अगर आपको बताता चलूं, जो जेफ बेजोस है अमेजोन का ओनर, वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है और अब इस पेंडेमिक के अंदर उसकी वर्थ और बढ़ गई है, क्योंकि अमेजोन का बिजनेस पेंडेमिक के अंदर लोग घर से बैठ के चीज़ें बाय करते, तो उसका बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और फ्लरिश हो गया है। ठीक है, और अमेजोन जो है वो मोस्टली कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जिसकी जो एक वन ऑफ द सक्सेस है। ठीक है, तो अली बाबा ये चाइना की है और जैकमा जो है वो इसका फाउंडर है। 1994 में इसने इसको फाउंड किया था। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो इंटरनल मार्केटिंग है। क्लास आपसे क्वेश्चन ये है कि विदाउट स्लाइड को तो आपने देख लिया होगा, इंटरनल मार्केटिंग से क्या मुराद है? मुझे कुछ अगर चैट बॉक्स के अंदर अगर सेंड कर सके, बता सके, वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट द इंटरनल मार्केटिंग क्या है, वो आप अगर लिख दें एज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि क्या है इंटरनल मार्केटिंग। और साथ साथ ये भी बता दें कि आवाज़ अब ठीक है। व्हाट इज एन इंटरनल मार्केटिंग? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि आपका क्या है, एनी गेस, एनी आइडिया?
अच्छा ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग है, ठीक है। जो बीच में अगर मैं कहूँ कि इंटरनल, नो दैट वाज इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो इंटरनल मार्केटिंग की थी, काफ़ी देर यहाँ पे रखी थी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट होल्ड रखें, आई विल सी योर क्वेश्चंस। ठीक है, मोहम्मद आदिल, राइटली सेड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज एज वेल। आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो इटसेल्फ मार्केट करते हैं आपकी कंपनीज के। और एम्प्लॉयज के अंदर हमने जैसे फ्रंट एंड एम्प्लॉयज की बात की थी कि उनका जो है, अगर कंपनी चाहती है सुपीरियर सर्विस क्वालिटी देना चाहती है, तो क्या आपके फ्रंट एंड एम्प्लॉयज उस क्वालिटी को डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, ये हमने एचआर में भी बात की थी और हमने मार्केटिंग में भी पहले बात की थी। तो वेरी राइट आंसर। ठीक है आसिम जहूर, रियली वेरी गुड, ठीक है। कंपनी के अंदर जो कंपनी की गोल्स एंड विजन है उसको प्रमोट करना, ना सिर्फ प्रमोट करना बल्कि इन प्लेस करना। जैसे सिंगापुर एयरलाइन की है, उसका मैंने बताया कि मिशन स्टेटमेंट है कि सुपीरियर सर्विस क्वालिटी की बेसिस के ऊपर हम जो है कम्पीट कर रहे हैं। अब अगर सिंगापुर एयरलाइन की, आई हैव रेड सो मेनी केस स्टडी अबाउट सिंगापुर एयरलाइन और रिसर्च पेपर भी हैं, इवन साउथ वेस्ट एयरलाइन का वैल्यू चेन सिस्टम भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंगापुर एयरलाइन की जब सुपीरियर सर्विस क्वालिटी की बात करते हैं तो उसकी फिर जो एयर हॉस्टेस हैं और जो स्टीवर्ड है, वो फिर जो इमिग्रेशन काउंटर के लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो इवन एयर हॉस्टेस के बारे में लिखा हुआ था कि एयर हॉस्टेस को बच्चों का डायपर चेंज करना भी सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा इशू हो जाता है, ठीक है, अगर वो ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो पेम्पर्स चेंज करना पड़ता है, तो वो इवन पेम्पर भी चेंज करके देती है। तो दैट्स हाउ दैट्स सुपीरियर सर्विस क्वालिटी कि अगर आपने दी हुई है तो इंटरनल एम्प्लॉयज भी वैसे ट्रेंड है कि नहीं है। और सारे जो बात आपने कही आसिम जौहर ने कि गोल्स एंड विजन को प्रमोट करना, सारे ये समझते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मिशन और विजन क्या है। जैसे आदिल ने भी कहा, वाकई कंपनी का मिशन है कि सुपीरियर सर्विस क्वालिटी देनी है, तो उस बेसिस के ऊपर वो हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि उनकी सर्विस क्वालिटी के अंदर कहीं पे भी कोई फ्लॉ ना रहे, ठीक है। अच्छा आसिम जहूर, आवाज़ क्लियर है, ठीक हो गया, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, ठीक हो गया। तुबा, यू हैव गिवन द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। जिले बास, वेल डन, बहुत अच्छा। एम्प्लॉय एंड रिटेनिंग, ठीक है, एम्प्लॉय का रिटेन होना, ठीक है, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल। आपके जो ओल्ड एम्प्लॉयज जब रिटेन होंगे तो श्योरली वो ट्रेंड है और वो समझते हैं बिजनेस फिलॉसफी के ऊपर और वो कस्टमर सर्विसेज बेटर दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्विस क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और आपकी ये दैट्स इंटरनल मार्केटिंग। बिल्कुल सही, एम्प्लॉय का वर्क भी देखा जाता है कि वो क्या है, सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल वेल डन, ठीक हो गया, बिल्कुल बहुत सही बताया सबने, ठीक है। यस, इंटरनल मार्केटिंग इज रिलेटेड टू दैट, एचआर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं, एंड दैट्स अ स्लाइड, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि this is the means of applying the philosophy and practice of marketing to the people who serve the external customer, जो एक्सटर्नल कस्टमर को सर्व करते हैं। मैंने बैंक की एग्जांपल दी थी इन्हीं मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हुए कि बैंक के अंदर या फ्रंट एंड कस्टमर्स हैं जो कैश काउंटर के ऊपर लोग हैं, अगर उनकी रिलेशनशिप, उनका बिहेवियर कस्टमर से सही है तो पीपल आर हैप्पी। एयरलाइन के अंदर जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइन का वैल्यू चेन हमने पढ़ा, वैल्यू चेन के अंदर ये था कि जब इवन गाड़ी से कोई आदमी उतरता है तो साउथ वेस्ट एयरलाइन के लोग वहां पे खड़े हुए होते हैं और पूछते हैं कि उनकी फ्लाइट किससे है। दे आर फ्लाइंग थ्रू साउथ वेस्ट एयरलाइन, अगर उनके थ्रू है तो वहां से उसका सामान लगेज उतारेंगे, लगेज उतार के लेके आएंगे इमिग्रेशन काउंटर के अंदर, ठीक है। वहां पे लंबे क्यूज नहीं होने देते, वो कहते हैं कि जहां पे दूसरे 45 मिनट्स लेते हैं, हम मैक्सिमम 10 मिनट्स में इमिग्रेशन काउंटर से अपने कस्टमर को, क्लाइंट को जो है वो पास ऑन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंटरनल पीपल जो कि बेस्ट कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं।
इन फ्लाइट सर्विसेज अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो उसी लिहाज से उनके स्टीवर्ड एंड एयर होस्टेस जो है वो ट्रेंड होते हैं और वार्मली वेलकम करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि इन फ्लाइट उनको कोई इशू कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द बेस्ट पॉसिबल पीपल कैन बी एम्प्लॉयड एंड रिटेन, ठीक है। जो आपके बेस्ट पॉसिबल पीपल हैं उनको आप रखें और उनको रिटेन करें, ठीक है। The employees will do the best possible work. So the people make the difference. तो जो आपके लोग हैं वो जो आपके जिस लिहाज से बेस्ट पॉसिबल वर्क कर रहे हैं वो आपकी इंटरनल मार्केटिंग है, ठीक है। इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकें, मोटिवेट कर सकें, ताकि वो सपोर्ट कर सकें। उनको अगर ट्रेनिंग नहीं है तो वो नहीं सपोर्ट कर सकते अपनी मार्केटिंग की जो एक्सटर्नल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको। सो तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड एंड अलाइन। आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी ट्रेनिंग और मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि वो बेटर कस्टमर सर्विसेज दे सके, ठीक है। और लास्ट ये पॉइंट जो आप लोगों ने सब ने बताया, मोस्टली ने आंसर दिया, एम्प्लॉयज एफर्ट्स टू अचीव मार्केटिंग गोल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड। एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स के वो जो उसके मार्केटिंग गोल्स अगर वो अचीव कर रहा है तो उसको आप फिर रिवॉर्ड भी करें। और आप लोगों ने बताया कि क्या है कि एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड कंपनीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स को वो अंडरस्टैंड करे और अगर जब अंडरस्टैंड करते हुए वो डिलीवर कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी किया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोमल आपका क्वेश्चन आ नहीं रहा, मैं ऊपर तक देखता हूँ, अभी तक मेरे पास आपका क्वेश्चन आया नहीं है। मैं विंडो कट करके दोबारा से ओपन करता हूँ। अच्छा नहीं है कोमल, यू रेज्ड द हैंड, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे विंडो में कहीं पे भी ऊपर तक, इट्स अ स्मॉल विंडो, कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ही आ रहा है। चलिए थोड़ी देर तक मैं दोबारा देखता हूँ अगर कोई है तो। इंटरनल मार्केटिंग की इम्प्लीकेशन क्या है, इनके फायदे क्या हैं, ठीक है। देखिए अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रांग है और आपके एम्प्लॉयज उसको फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी। जो आपने एडवर्टाइज किया है उसको आप डिलीवर नहीं कर रहे, उसको आप प्रॉमिस नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या होगी, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। सिंगापुर एयरलाइन कहती है कि हम compete कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर सर्विस क्वालिटी, लेकिन वो सुपीरियर सर्विस क्वालिटी या कोई अच्छी सर्विस क्वालिटी भी नहीं दे रहे। सुपीरियर तो बात की बात है, तो फिर क्या है, रॉन्ग सिग्नल, रॉन्ग मैसेज कंपनी पब्लिसाइज कर रही है कि हम बेस्ट कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी सर्विस क्वालिटी सबसे अच्छी है, लेकिन जब जाते हैं आप इन फ्लाइट ऑपरेशंस और जाते हैं उनकी सर्विसेज देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उसकी कोई भी जैसा वो बता रहे हैं वैसी वो बात नहीं कर रहे, ये उल्टा रॉन्ग इंप्रेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना, जो आप प्रॉमिस करें उसको डिलीवर करें। तो दैट्स द सेकंड पॉइंट, जो आप प्रॉमिस करें उसको डिलीवर नहीं करें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब आपने करनी है, डिलीवर करनी है, तो आप कंसिस्टेंट रहें, मुस्तकिल मिजाजी से हाई क्वालिटी को डिलीवर करें, ठीक है। और वो कैसे डिलीवर होगी, इसमें कहते हैं कि एम्प्लॉयज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऊपर हम देख चुके हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनकी कराएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कर सकेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आगे वो पॉइंट लिखा हुआ है, सर्विस कंपनीज में इंटरनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिदा का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए सर्विस ओरिएंटेड एयरलाइन के अंदर तो मोस्टली क्या है,
सर्विसेज ही है ना, एंड दैट्स अ सर्विस मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या होगी कि आपने सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज देनी है। जब कस्टमर आए तो गाड़ी से इवन उसका लगेज आप उतार रहे हैं, ठीक है, उसी कस्टमर को फिर आप लेके जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर तक, वही आपका शॉप हो जाए, सॉरी वो जो वॉले है वो आपको लेके जा रहा है आपके इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर वालों का उनका रवैया लाइक स्माइलिंग फेस है और वो आपसे सही से डील कर रहे हैं। आप इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर जो है वो ज्यादा देर आपको खड़ा नहीं होना होता। मैं आपको बताता चलो, मैं लंदन में पाउंडलैंड में जॉब करता था, तो हमारे कंपनी के अंदर लिखा होता था 3 कस्टमर इज अ क्यू। और हमारी कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट थी कि हमने क्यू लगने नहीं देना। इसकी साइकी ये है कि कस्टमर एक स्टोर के ऊपर घंटा तक रोम कर लेगा, 2 घंटे शॉपिंग कर लेगा, लेकिन नफ्सियात है कस्टमर की कि जब वो लाइन में आके खड़ा होता है टिल मशीन की लाइन के ऊपर जहां से उसने आप चेकआउट करना है, आप इमेजिन करेंगे, बिलीव करेंगे, वो 5 मिनट भी वेट नहीं करेगा। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मेरा आपका एक साइकोलॉजिकल है ऐसा कि हम स्टोर के अंदर अगर हम मेट्रो कैश एंड कैरी में जाते हैं, मदीना में किस में, हम आधा पौना घंटा घंटा लगा लेंगे, लेकिन जब हम क्यूज़ के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे हम 5 मिनट भी वेट नहीं करना चाहेंगे। तो पाउंडलैंड के अंदर हमारी ये थी कस्टमर को जो सर्विस डिलीवरी फिलॉसफी थी कि 3 कस्टमर इज़ अ क्यू, और 3 से ऊपर हमने फिर क्यों नहीं लगने देता हमारे। फिर उसी लिहाज से स्टोर की जो टिल मशीन्स थी, 14 टिल मशीन थी, दैट वाज नॉट अ बिग स्टोर, एक स्मॉल स्टोर था। तो 14 टिल मशीन्स का पर्पज ये था कि हमने क्यू नहीं लगने देना, लॉन्ग क्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जो आप सर्विस क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, जो सर्विस क्वालिटी, जैसे एयरलाइन की मैं बात कर रहा था, और जो रिदा का क्वेश्चन है कि दैट्स सर्विस मार्केटिंग, ठीक है, कि आप इमिग्रेशन काउंटर पे भी, एयरलाइन के चेकआउट पे भी, वहाँ पे भी उनको वेट ना कराएं, क्यूज में ना वो लगें, ठीक है। उससे आगे फिर फर्दर आप आगे जो है फर्दर आपकी वेटिंग ना हो। इन फ्लाइट के अंदर जो है वो आपको सुपीरियर कस्टमर जो है सर्विस डिलीवर की जाए। सो दैट्स अ सर्विस मार्केटिंग, द कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जैसे इंटरनेट की बात करें, अभी मेरा पीटीसीएल का जो है वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया फॉर नो रीज़न, एकदम से सडन डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं बैकअप के ऊपर ईवो रखता हूँ, ऑल्दो ये भी पीटीसीएल की है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों, बड़ा कोइंसिडेंट है कि दोनों जो है वो डाउन हो जाए, तो 4G पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर इनकी पीटीसीएल विच इज़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम थिंकिंग टू चेंज टू माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड, और जो नया टेल है उसकी तरफ मूव होने की सोच रहा हूँ। तो दैट्स अ सर्विस मार्केटिंग। और मैं समझूंगा जब पीटीसीएल को हम कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन को उस लिहाज से सीरियस भी नहीं टेक करते, तो ये इनकी एक प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है। दैट्स अ डी मार्केटिंग इन अ सेंस, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वो सारी इससे रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चंस और आए हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक 5 मिनट्स की, 5 to 6 मिनट्स की ले लेते हैं। 10:44 हुए हैं, 10:50 पे हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्लास 10:50 पे रिज्यूम करते हैं क्लास। थैंक यू, लेते हैं ब्रेक अभी।
क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी चैप्टर का, सोशल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बिग कॉर्पोरेशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि पाकिस्तान में भी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, लेकिन वो बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे एक्सटर्नल नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान होता है और या कस्टमर या कंज्यूमर को उनके प्रोडक्ट से कोई ऐसा नुकसान हो। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि नाइकी के ऊपर ये केस हो गया था कि नाइकी का जो जूता, ये मैंने शायद पहले भी आपके इसमें जिक्र किया है, जो बरतानिया में 250 से 300 350 पाउंड का सेल होता है, उसकी इंडोनेशिया के अंदर वो 50 पेंस, हाफ ऑफ ए पाउंड, एक पाउंड के अंदर 100 पेंस है, तो 50 पेंस वो मजदूरी दे रहे हैं। और सेकंड चीज़ जो थी वो चाइल्ड लेबर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नेस्ले ने इसी तरह अपने ड्राई मिल्क को प्रमोट किया था और ये कहा था कि नेस्ले का जो मिल्क है इट्स बेटर देन द मदर मिल्क। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नेस्ले को फाइन भी हुआ और लोगों का रिएक्शन भी आया और नेस्ले को ये चीज़ माफ़ी मांगनी पड़ी और फाइन भी पे करना पड़ा कि उसने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस जगह पे वो बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ पे आप लोकल हायरिंग करें, उन लोकल लोगों की जो कम्युनिटी है, जो पीपल है जो आसपास के अराउंड है, वहाँ से उनको हायर करें, जो कंट्री के लेबर लॉज हैं उनको फॉलो करें। तो ये वो सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। और ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ करें जिससे वहाँ की सोसाइटी को, लोगों को फ़ायदा हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करें सोसाइटीज़ में जहाँ से वो अर्न कर रही है। ये कंपनी की इटसेल्फ अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी देख ले तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि वो अपना एक सॉफ्ट और एक अच्छा इमेज लोगों की नज़र में सामने पेश करती है, जिसकी वजह से कंपनी लोग उसको लाइक करते हैं कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट को वो बाय करते हैं। ठीक है, कहते हैं सोशल मार्केटिंग, फर्दर आगे और आपको क्लियर हो जाएगा, इज एन अप्रोच यूज्ड टू डेवलप एक्टिविटीज एम्ड एट चेंजिंग और मेंटेनिंग पीपल्स बिहेवियर। सोशल मार्केटिंग का जो है वो लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर वो इस तरह से मार्केट करते हैं। सोशल मार्केटिंग ये कहलाती है जिससे लोगों का बिहेवियर चेंज हो सके ताकि वो बेनिफिट हो इंडिविजुअल्स के लिए और एज ए सोसाइटी, एज ए होल के लिए। ठीक है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि लाइफ बॉय का है कि लाइफ बॉय जो है वो इसलिए से मार्केटिंग कर रहा है, ऑल दो लाइफ बॉय यूज़ करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल्स हैं उनमें वो हाथ धोने की जगह बना रहे हैं और उन्होंने काफ़ी स्कूल्स को टारगेट किया कि इन पे हम बनाएंगे और अपने एड्स में वो शो भी करते हैं। आजकल देख लें लाइफ बॉय का ऐड आ रहा है करंट पेंडेमिक के अंदर, जिसमें लाइफ बॉय कहता है, जो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, वो कहती है कि मैंने इससे पहले लाइफ बॉय को ही जो है वो एडवर्टाइज किया है, लेकिन अब कोई भी साबुन हो आप उसको यूज़ करें और अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि आप कोरोना से बच सकें। ठीक है, सो दैट्स अ सोशल मार्केटिंग। सेकेंड भी डेफिनेशन है, सोशल मार्केटिंग enables you to develop products, services and communication that fit people's need and motivation. तो अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मैसेज वो होते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होते हैं और मैसेज ऐसा मैसेज डिलीवर होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस लिहाज से बेनिफिशियल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ये सामने हैं आपके, बच्चों के लिए जो कार सीट्स बना रही है कंपनी, तो वो ये बताती है कि जब गाड़ी के अंदर आप बच्चे को रखें सीट के अंदर, ये तो बाय लॉ भी है, तो इससे बच्चे की क्या है, सेफ्टी है।
पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अभी एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है क्या नहीं है, पहले भी मैंने कहा, इस पर मैं नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन these are the social marketing, these are social marketing by गवर्नमेंट की तरफ से। स्मोकिंग जब भी कोई करता है, तो एड्स बैन हो चुके हैं, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से स्मोकिंग के एड्स बैन हो चुके हैं, लेकिन अब जब भी कहीं पे स्मोकिंग आती है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये डेंजरस है। अच्छा, सोशल मार्केटिंग में निसान अल्टीमा की शायद मैंने एग्जांपल दी हो, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर है ये। जब आप सोशल मार्केटिंग करते हैं, निसान अल्टीमा ये हाइब्रिड कार है और मोस्टली जो है इलेक्ट्रिक कार है। जब इन्होंने एडवर्टाइज किया इसको, ठीक है, जब इन्होंने एडवर्टाइज किया था तो उसमें ऐसा है कि एक आदमी सांस ले रहा है और फिर सांस बाहर निकाल रहा है, और साथ साथ उसमें बताते हैं कि कितना कार्बन है हमारी सोसाइटी के अंदर, और फिर डायरेक्ट पब्लिसाइज करते हैं कि निसान की जो अल्टीमा है वो लेस या नो कार्बन इमिशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, इससे धुआं बाहर नहीं आता, कोई कार्बन बाहर नहीं आती। जो सोसाइटी में जिसमें मैं और हमारे बच्चे ब्रीथ करेंगे, वो इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होगी। सो उन्होंने अपना ऐड दिया और देन शो किया निसान अल्टीमा। इसी तरह जिस तरह शेवर वॉल्ट की शेवी है, टोयोटा की प्रूएस पाकिस्तान के अंदर है, ये सारी कौन सी कार्स हैं? ये हाइब्रिड कार्स हैं जो मोस्टली बैटरीज के ऊपर चलती हैं, पेट्रोल के ऊपर नहीं चलती। और आपको बताता चलूं, जितनी भी पेट्रोल की लेस कंजम्पशन होगी उतनी इन्वायरमेंट अच्छी होगी। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस लिहाज से पब्लिसाइज किया कि जो लेस कार्बन इमिशन होगे तो हमारी सोसाइटी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ कंपनीज आर एडवर्टाइजिंग। लाइफ बॉय का मैं बता चुका हूँ, करंट पेंडेमिक के अंदर उन्हें क्या आप हाथ दो, चाहे लाइफ बॉय से दो चाहे किसी भी साबुन से, दैट्स सोशल मार्केटिंग। पेप्सी, लाइट हाउस, और अब मेरा ख्याल है पेप्सी की चल रहा है, जिसमें वो जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके घर जो है वो बच्चा जाके क्लीनिंग करता है, ग्रोसरी लेके आता है। सो दीज आर ऑल द सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के अंदर ये एक एड है, ठीक है, एक पिक्चर है आप लोगों के सामने, और आप स्टेयर्स को देख सकते हैं, स्टेयर्स के ऊपर माउंट एवरेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और ये किस तरह से सोशल मार्केटिंग हो रही है? फॉर सम इट्स माउंट एवरेस्ट, किन लोगों के लिए? जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है। और मैसेज क्या है कि हम हेल्प बिल्ड मोर हैंडीकैप्ड फैसिलिटीज, ठीक है। वी आर लैकिंग इन पाकिस्तान एज वेल, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी लैक करते हैं जहाँ पे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। स्टेयर्स हैं तो रैंप नहीं है, रैंप जहाँ पे हैंडीकैप्ड लोग आ जा सके, वो लोग जो व्हील चेयर के ऊपर हैं या फिर जो कि स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, वो उस रैंप को यूज़ करते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सोशल मार्केटिंग की है कई जगह पे है लेकिन कम है। और नीचे के लिखा हुआ है अमेरिकन डिसेबिलिटी एसोसिएशन। तो उन्होंने इस लिहाज से एडवर्टाइज किया हुआ है लोगों को अवेयर करने के लिए कि सोशली कॉन्शियस हो के उन लोगों का भी ख्याल रखें जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हैंडीकैप्ड है। अनदर जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन की तरफ से है, आप देख लें, ग्रीन टिश्यूज है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है, और लिखा हुआ है सेव पेपर सेव द प्लैनेट। पेपर को सेव करें तो आप अपनी प्लैनेट को क्या करेंगे? सेव करेंगे। और देखते जा रहे हैं जितने पेपर इसमें से निकलते जा रहे हैं, राइट पे आप देख लें तो दुनिया भर से ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। और आपको ये बताता चलूं, एक पेपर A4 साइज का 10 गैलन्स ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, क्योंकि पेपर दरख्तों से बनते हैं और दरख्त जो हैं उनको सदियां लग जाती हैं बड़ा होने में, बनने में, और ऐसे दरख्त हैं भी जो कि बहुत पुराने हैं। तो जब उस दरख्त को काटा जाता है और उससे पेपर बनाया जाता है, तो फिर जब उस पेपर को हम यूज़ करते हैं या ज़ाया करते हैं, तो फिर क्या है, हम वो गैलन्स ऑफ वाटर्स को जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से टिश्यूज़ का, पेपर्स का कम से कम इस्तेमाल करें। और प्रिंटिंग के लिए अगर अक्सर ईमेल्स के अंदर ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है
तो इसको प्रिंट ना करें, इस पेज को आप प्रिंट ना करें। सो दीज आर द मैसेजेस जो कि आप कहते हैं सोशल मार्केटिंग है। और अक्सर कंपनीज की ईमेल में नीचे लिखा हुआ होता है, if I'm not wrong, कि one page takes 10 gallons of water. So if you need to print it, then print it, else leave like this. ठीक है, else don't print. Something like this message होता है। अच्छा, मुझे रेस को हैंड्स हुए हैं लेकिन क्वेश्चंस किसी का कोई नहीं आया। जो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, अलबत्ता क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। इसको फायदा क्या होता है? यस, कंपनीज को फायदा होता है, ठीक है। अगर हम जितने भी देख लें, इसमें जो ऑलरेडी एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टारबक्स की उन्होंने एग्जांपल दी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टारबक्स ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड किया और यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि हम जो है फेयर ट्रेड बाहर बहुत पॉपुलर है हर लिहाज से। जो ट्रेड है उसको फेयर करने में, कि जहाँ से जो सोर्स है, जहाँ से चीज़ें लाते हैं, अब वहाँ पे कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिटीज़ के राइट्स को अब्यूज़ तो नहीं कर रहे। अगर नाइकी कर रहा है, चाइल्ड लेबर यूज़ कर रहा है, तो वो फेयर ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे काफ़ी ऐसे हैं प्रोडक्ट जो कि पर्स हो गए, बैग्स हो गए, बूट्स हो गए, वो ऐसे जानवर की खालों से बनते हैं जिनको चाइना के अंदर बड़ा ब्रूटली और बड़ा अब्यूज़ किया जा सकता है, और उनकी फर निकालते हैं कि उनके राइट वे नहीं है, उनको किल करके नहीं, समटाइम इवन जिंदा जानवर की खाल खींच ली जाती है। तो जब अगर आप पब्लिसाइज करते हैं कि हम फेयर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे सप्लायर से जो कि एनिमल्स को अब्यूज़ नहीं करते उनकी स्किन उतारने में, जिनसे ये पर्स और शूज़ बनता है, तो वो आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। लोग इस लिहाज से भी उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं कि ये फेयर ट्रेड कर रहे हैं। और फेयर ट्रेड में ये भी आता है कि जिन कम्युनिटीज से आप लेते हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, और उससे उनकी कम्युनिटीज को बेनिफिट है कि नहीं है, वहाँ के लेबर लॉस को आप ओबे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो लोग इस वजह से भी सिर्फ बाय करते हैं, ठीक है। इसी वजह से सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। निशान अल्टिमा ने भी अगर इसी लिहाज से पब्लिसाइज किया तो रीजन क्या है, सेल्स इंक्रीज होगी। लाइफ बॉय का जो आजकल ऐड आ रहा है कि आप हाथ धोएं, लोग कहते हैं देख लेंगे, मैसेज दे रहे हैं, पब्लिक मैसेज दे रहे हैं कि दे आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट देयर, के सिर्फ लाइफ बॉय ही धोएं, इस लिहाज से पब्लिसाइज नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने फेयरली बताया कि आप किसी से भी हाथ धोएं, आप हाथ लाजमी धोएं ताकि आप कोरोना वायरस से सेव हो जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि कंपनी जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल है, इसके प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, ठीक है। कंपनी की कॉस्ट को जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे, अगर हम कंपनी के अंदर वर्किंग भी है और फेयर ट्रेड कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबल है। मैंने एग्जांपल आपको इसकी दी होगी सैब्रो की। सैब्रो के अंदर हमने विजिट किया जहाँ पे कंपनी एक हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स ले रही है, अपने एम्प्लॉइज को ग्लव्स दे रही है, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स दे रही है, सेफ्टी बूट्स है, मास्क है, अच्छी वर्किंग कंडीशन में वो काम करते हैं। फॉर सपोज एक एम्प्लॉय की इंजरी हो जाती है तो वो एम्प्लॉय हफ्ते के लिए चला जाता है घर, मीनवाइल दूसरे की भी होगी और कंपनी का हो सकता है प्रोडक्शन जो है वो, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। तो जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कंपनी की कम हो जाएगी तो दैट्स मीन कि कंपनी को जो है वो ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। और वो कॉस्ट किस लिहाज से पे करनी पड़ रही है कि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है लेकिन कंपनी कम प्रोड्यूस कर रही है। वजह क्या है कि उसके
दो एम्प्लॉयज जो है उनको इंजरी हो गई है उनके वर्किंग कंडीशन से ही इसकी वजह से, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स उन्होंने नहीं लिए थे, सो दैट्स व्हाई ये कंपनी की कॉस्ट को रिड्यूस करती है इन दैट मैनर, ठीक है। चेंज बिफोर न्यू लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस, ठीक है, बास कंपनीज ऐसी होती हैं। आईबीएम ने जो चीज़ इंप्लीमेंट किया है, आईबीएम का एक ऐड था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि आईबीएम ने जो भी कानून पास किया अमेरिका की गवर्नमेंट ने, जो कानून जो चीज़ उन्होंने अपनी कंपनी, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट ने गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन कानून साजी करने से पहले ही अपने होटल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर स्मोकिंग को बैन कर दिया, और फिर गवर्नमेंट ने बाद में बैन किया कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर कहीं पे भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। सो दीज आर वेरी सोशल रिस्पॉन्सिबल या सोशल मार्केटिंग। इलस्ट्रेशन है, सोच रहा था ये करवा दूं, लेकिन आप पढ़ लें, आपके पास 3 से 4 मिनट है, काइंडली इसको पढ़ लें, इसको देख लें, आपको सोशल मार्केटिंग समझ आ जाएगी। नेक्स्ट 3-4 स्लाइड्स रहती हैं, होपफुली हम आज के टाइम में ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। 11:09 और 11:15 पे दोबारा से मैं रिज्यूम करता हूँ और इसी स्लाइड को जो है वो हम एक गो थ्रू कर लेंगे। इसको काइंडली पढ़ लें, सोशल मार्केटिंग मार्क एंड स्पेंसर की, ठीक है।
अच्छा, क्लास मेरा ख्याल होपफुल इतने टाइम में आपने पढ़ लिया होगा, 2-3 मिनट में ही है ये इसके। आगे चलते हैं। होपफुली यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द सोशल मार्केटिंग, ठीक है, और हाउ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज बिहेव। मार्केटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऐसी प्रॉफिट नहीं लेती है। उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आती हैं, चैरिटीज होगी, स्पोर्ट्स एसोसिएशन होगी, नॉट फॉर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जो नहीं है वो इसमें आ जाती है, एनजीओ। पब्लिक सेक्टर जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन है, इवन पुलिस भी है, तो हम कहेंगे कि ये वो सर्विस है जो कि प्रॉफिट वाली नहीं है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाए तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही मिनिमल रेट के ऊपर और काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, ठीक है। और इसी तरह एजुकेशन भी है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है, ये उससे रिलेटेड है। कहते हैं ऐसी कई कंपनी हैं जो कि अब मार्केटिंग कर रही हैं, ठीक है, आगे जाके इससे रिलेटेड आएंगी। लेकिन अगर हम देख लें, अभी लास्ट ईद ही गुजरी है, तो कितनी ऐसी फर्म्स के एडवर्टाइजमेंट आई है टेलीविजन के ऊपर, जिसमें वो इस लिहाज से प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़कात जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दें, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये वर्किंग है, इन एरियाज़ में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी राइट जगह पे लगेगी। तो वो फर्म्स भी पब्लिसाइज कर रही हैं, ठीक है। अब आगे कुर्बानी आ रही है, तो शौकत खानम जो ट्रस्ट है, जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसकी अक्सर जो टैग लाइन है वो बहुत प्यारी लिखी होती है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल शौकत खानम के लिए। So now these companies are, these charities, these not-for-profit organizations, they are doing their marketing, they are doing their advertisement, ठीक है, इनके बैनर्स लगे होते हैं, इनके एड्स आते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में भी वर्क कर रहे होते हैं कि अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो उसका इस चैरिटी के अंदर या फलां जो एनजीओ है ये हमारे साथ मिलके काम कर रही है, इसमें उसके पैसे इतने परसेंट या 1% या 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये यहाँ पे हम डोनेट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम करती हैं, ठीक है। रीज़न ये होती है कि इनको इन्हीं एड्स की वजह से और इन्हीं वर्किंग की वजह से, इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से, इन्हीं पिक्चर्स की वजह से जो डोनर्स हैं वो उनको डोनेशन देते हैं, क्योंकि वो इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, एविडेंस देते हैं कि ये काम हमारे हुए इन जगह पे हमने किया और यहाँ पे हमारे इतने पैसे लगे और इतने लोगों की ज़रूरत पूरी की, उनको खाना दिया, फूड दिया, और ये सारी चीज़ें उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। कस्टमर उनके क्लाइंट्स हैं या उनके पेशेंट्स हैं, ठीक है। वॉलंटियर्स एंड अदर सपोर्टर्स जो हैं उनके जो है कह सकते हैं कि जिनको उन्होंने टारगेट करना है, मार्केट करना है। मार्केटिंग फॉर चैरिटीज, ठीक है, डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स की, जैसा कि मैंने बताया, बास चैरिटीज का होता है कि वो भूखे लोगों को खाना खिला रही हैं, बास जो हैं जो यतीम बच्चे हैं उनको पनाह दे रहे हैं, बास जो हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उसके ऊपर टारगेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही पहला वर्ड है मार्केटिंग फॉर चैरिटीज के, वो दे आर कैटरिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। जिनको एजुकेशन नहीं है, अगर उस चैरिटी का वर्क एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो उन लोगों को एजुकेशन दे रही है। जैसे सिलानी वाले हैं वो एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, और वो जो भूखे हैं
उनको खाना खिला रहे हैं। बहरिया का दस्तरखान है, उसका पर्पज़ ये है कि उसने सिर्फ रोटी खिलानी है, ठीक है। इसी तरह ऑर्फनेज हाउस हैं, जो यतीम खाने हैं, उनका पर्पज़ है कि जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफालत करना। तो दीज आर द मार्केटिंग फॉर चैरिटीज़। वो उसी लिहाज से पब्लिसाइज करते हैं और अपने एड्स के अंदर बताते हैं कि हमने ये काम किया है। अदर जो है वो इस तरह हेल्थ से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज देते हैं, जैसे ईदी है और चीपा है, तो ये उनका ये टारगेट है, ठीक है, कि डिजास्टर्स के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर वो उनकी वर्किंग है, उनका काम है। तो ये सारी ऐसी रीजंस हैं जिस लिहाज से वो कहते हैं उनके डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स हैं जो चैरिटीज़ के हैं, और वो बेनिफिशरीज हैं, यूज़र, क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं एंड रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटरी क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जब एनजीओ रजिस्टर करते हैं, चैरिटी रजिस्टर करते हैं, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो उनको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही वो रीजन है कि जो उनकी कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, लोग जब उनके एविडेंस देखते हैं तो उन पर ट्रस्ट करते हैं, और इसी लिहाज से कुछ चैरिटीज़ जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, कुछ ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ की वर्किंग के बारे में पता है, और वही एफर्ट्स है उनकी मार्केटिंग की जिसके लिहाज से वो उनके अंदर पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर उनकी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। पब्लिक सेक्टर जैसा कि हमने बताया कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट है, दैट्स अ पब्लिक सेक्टर। अब तो इवन आप कह सकते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें से प्राइवेट कंपनीज जो हैं पब्लिक सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप के साथ मिल के वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है, सब्सिडी देती है, ऑफ ऑफ द फी पे करते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट उन स्कूल्स को कहती है कि आपके इससे ज़्यादा आप फीस जो है वो नहीं रख सकते। उस लिहाज से भी पब्लिसाइज कर रहे हैं। हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि अभी खैर ये तो पेंडेमिक केस था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ भी, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भी रेफर कर सकते हैं जिनके पास कैपेसिटी है कोरोना पेशेंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो उनको पुश की है कि वो कमर्शियल और कर सकें, गैदर कर सकें, जो है वो फंडिंग ले सकें, और फिर साथ साथ जो है जो मैनेजर्स हैं दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द मार्केटिंग ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की मार्केटिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। और फिर वो कंपनीज जो हैं वो रिसर्च भी गैदर करती हैं, जिसके लिहाज से आप उस पब्लिक सेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उनका सोशल इमेज इंक्रीज कर सकते हैं। पंजाब में अगर हम वार्डन्स को कहें तो वार्डन्स की जो रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद जो मॉडल इन प्लेस हुआ उससे काफ़ी करप्शन जो है वार्डन्स के अंदर से ख़त्म हो गई। बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द रेगुलर पुलिस, कि उनकी क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है और उनसे कैसे बेनिफिशियल होते हैं और उनका इमेज कैसे बेहतर होता है, और मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। दैट्स इन अ पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, और जहाँ पे हेल्थ है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ मिल के वर्क कर रही है क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द मार्केटिंग इन द पब्लिक सेक्टर। एनजीओ की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ सारा। एनजीओ में जैसे इमरान खान की जो है वो एनजीओ है जो क्या कहते हैं, कैंसर जो हॉस्पिटल शौकत खानम है, ये वो भी पब्लिसाइज करते हैं, ठीक है। इन सारी मार्केटिंग का मकसद क्या था, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, फंड्स फ्रॉम डोनर एंड एजेंसीज टू द पॉइंट ऑफ नीड। जब उन्हें जरूरत पड़े तो डोनर एजेंसीज उनको पैसे दे सकें
इस वजह से वो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वो काम है। और जैसे शौकत खानम का बताया कि उनका कुर्बानी की उसमें ईद पे आ जाता है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल शौकत खानम के लिए। तो ये सारा वो से रिलेटेड है, ठीक है। और वो डोनर्स की ही बात कर रहे हैं कि उनको डोनर से फंड मिल सके, दैट्स वाई वो मार्केटिंग करते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर एक सोसाइटी का सेटबैक भी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर आप हमारी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर हम आपसे डोनेशन लेते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। सम टाइम इवन ये भी कहते हैं कि इवन घर के बाहर की भी पिक्चर ना बनाएं आप। तो ये सारे एक थोड़े से इश्यूज भी हैं जो सोशल इश्यूज हैं, उनको भी टेक केयर उन्होंने करना होता है और डोनर से उन्होंने भी लेनी होती है। तो उस सोशल इश्यूज को भी देखते हुए वो सिर्फ फिर रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, लोगों का रिकॉर्ड रख लेते हैं कि इनको दिया एंड दे डिनाइड टू टेक द पिक्चर्स और इवन द हाउस पिक्चर्स। तो जिसकी वजह से वो आगे डोनर्स को फर्दर एक्सप्लेन उस लिहाज से कर लेते हैं, ठीक है। चलें ठीक हो गया क्लास, इससे एक दो स्लाइड्स हम बाद में देखेंगे। आज का जो चैप्टर था दैट्स चैप्टर 12 फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इट्स द लास्ट चैप्टर। दो एक पेज है वो मैं चाहूँगा खुद पढ़ लें, अगर इशू आता है तो कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह ऑपरेशन मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वही स्टार्ट करूँगा। इसी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आखिर में दी हुई हैं, वो आप लीजिएगा दो जो लास्ट स्लाइड्स के अंदर है। इसके अंदर हमने देखा इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल मार्केटिंग क्या है, और मार्केटिंग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर जिसमें एनजीओज एंड चैरिटीज आती हैं, उनकी मार्केटिंग के बारे में। शुरू में ऑथर ने बिजनेस टू बिजनेस के बारे में बताया, जो हम चैप्टर नंबर 11 में भी कर चुके हैं, 12 में भी आ गया। वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर में, और आप जो चीज़ें लेते हैं किसी बिजनेस से, बिजनेस टू कंज्यूमर है, वो हमने इसमें देखा। फीचर्स क्या है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इस टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर हमने देखा सप्लाई से रिलेशनशिप, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, हाई परचेजिंग पावर होती है, फ्यूअर बायर्स होते हैं, और डिराइव डिमांड है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ये डिराइव होती है। सर्विस मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग भी हमने देखी। इंटरनल मार्केटिंग क्या है, इट्स वेल अंडरस्टूड। एचआरएम के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा और इससे पहले भी डिस्कस किया, और सब ने आपने बहुत राइट आंसर दिए इसके, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, कंपनीज को इंटरनल मार्केटिंग का, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया। सोशल मार्केटिंग, ये उसके एग्जांपल्स और ये उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के सोशल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। जैसे निसान अल्टिमा की बात की और लाइफ बॉय की बात की। अनदर सोशल मार्केटिंग जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ने जो है वो दी, ठीक है। और ये दैट्स पीपल के लिए अवेयर है, जितना टिश्यूज़ निकालेंगे उतनी दुनिया भर से ग्रीनरी ख़त्म होगी। और जैसे मैंने बताया, टिश्यूज़ भी वुड से बनते हैं, और जितना कम टिश्यूज़ हम यूज़ करेंगे, टिश्यू की जगह रुमाल यूज़ करें, तो हम अपनी सोसाइटी को सेव कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं कंपनीज को, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। निसान अल्टिमा की जैसे बात की हमने, रिड्यूस कॉस्ट है, लेजिस्लेशन है, इंक्रीज सेल्स है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका। ये इलस्ट्रेशन सोशल मार्केटिंग से रिलेटेड हमने देखी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग क्या है, इसके अंदर हमने इन जनरल चैरिटीज़ और पब्लिक सेक्टर और एनजीओज के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये सारा आज का है टॉपिक। दो स्लाइड इसके अंदर थी, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द नॉट फॉर प्रॉफिट, दो प्रॉब्लम है सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ इससे रिलेटेड, मैंने एस्केप प्रेस किया था, स्क्रीन ऑटोमेटिकली खुद ही गायब होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास को के अंदर जो है वो मार्केटिंग भी ख़त्म होगी, एचआर भी होगी। अगर आप लोगों ने क्लास बेस एग्ज़ाम करने हैं तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑपरेशन का अगर हम एक चैप्टर कर लें तो उसके बाद क्लास बेस एग्ज़ाम कर लें,
ये जो कुछ भी है ये आप बता दीजिएगा आपकी क्लास में। ज़िले अब्बास मेरे से बहुत इन टच है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है इनकी। अगर ज़िले अब्बास को आपने मैसेज डिलीवर करना है तो मुझे बता देंगे कि आपने क्या करना है कि ऑपरेशन का एक चैप्टर फिनिश होने के बाद क्लास बेस्ड एग्ज़ाम कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास से कर लें। मेरी रिकमेंडेशन है कि ऑपरेशन का एक चैप्टर हम फिनिश कर लें तो फिर क्लास बेस्ड एग्ज़ाम जो मॉक एग्ज़ाम्स हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है क्लास, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ भी मैं लेता रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।